अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मुबारक एवरीवन। और आ, आप मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम जब मैं क्लास हम ख़त्म कर रहे थे तो मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था एग्जाम्पल का। और मैंने आपको ये कहा था कि इसको आप पढ़े, स्टडी करें, कोड को समझे, इसको को रन कर ले। अगर फिर भी आपको कोई मसला हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। ठीक है। तो पहले मरहले में हम उसी कोड को डिस्कस करते हैं अगर उसमें कोई मसला है। मेरे पास इस सिस्टम में चूंकि मैटलैब इंस्टॉल नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको भी सर। कोड मौजूद है। तो कोड को डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला के रिप्लिकेशन एंड कोड, यानी कोड जो फार्मूला है उसको कोड करना, रिप्लिकेट करना इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई मसला है कि सर ये पार्ट किस तरह इन्होंने किया हुआ है, कोड किया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे मरहले में लेक्चर का जो बाकी हिस्सा है उसको उसको कंप्लीट करते हैं। और ये कैप्शन यहाँ पे मैंने ऑफ किए, लेकिन ये दोबारा क्यों आ रहा है कैप्शन? आप अपने कैप्शन को ऑफ करिए, टर्न ऑफ कैप्शंस। यस सर। ठीक है। ये नीचे जो कैप्शन का ऑप्शन है ना, इसको ऑफ करें ताकि यहाँ पे कैप्शन ना आए। ठीक है। तो है कोई मसला? को जरा डिस्कस कर ले। कुछ स्टूडेंट्स ने सल मतलब में काम नहीं किया है ना। मैं कोड को ले आता हूँ। ये देखिए, ये कोड है, ठीक है ना। कुछ हमने पढ़ा भी था कि ये डेटा को आप लोड करिए। कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है। मैंने आपको कहा था ये आप कोड लोड करें। जी ठीक सर। है ना, ये डेट फाइल एक्सटेंशन है। फिर ये मैंने आपको कहा था कि इसको प्लाट करें, या आपने प्लाट किया। फिर आपने लेंथ मालूम किया, एम, ये नंबर ऑफ एग्जांपल कितने हैं। फिर आपने वन क्रिएट किया, यानी जो एक्स जीरो है, ये दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स जीरो, उसको आपने क्रिएट किया। ये आपके पास आपका हाइपोथेसिस है। यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे खाली स्लाइड कर देता हूँ। चलो, ये खाली स्लाइड, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला है ये बिल्कुल इस तरह है ना। एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल टू थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिन्होंने उन्होंने यहाँ पे इस तरह लिखा है, ये देखिए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि आई स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू एन। ठीक है। दिस इज थीटा ट्रांसपोज एक्स। ठीक है। और दिस इज थीटा आई एक्स आई, यानी थीटा थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स एन एक्स वन। और दिस इज एन एन नंबर ऑफ फीचर्स। तो नंबर ऑफ फीचर आपके पास एक ही है। और मैंने आपको बताया था कि एक्स जीरो आपके पास इंटरसेप्ट है। ठीक है। हमेशा वन के बराबर होगा। यू कैन आल्सो से दिस इज अ बाइस टर्म, जो हमेशा एक वन के बराबर होगा। ठीक है। ये आपका मीडियन डेसेंट है, हाउ टू अपडेट द थीटा। ठीक है। और इसको जब आप इलाबोरेट करते हैं, यहाँ पे चूंकि आपके पास दो ही फीचर हैं, दो ही वेट्स हैं, एक है थीटा जीरो और एक है थीटा वन। इसको अगर आप इलाबोरेट करें, यहाँ पे लिखाई नहीं होगी, मैं देखता नहीं हूँ, नहीं है। तो इसको अगर आप इलाबोरेट करें तो ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा। बिल्कुल वही एल्गोरिथम है, repeat until convergence। ठीक है। जिसमें आपके पास ये टेम्प जीरो इक्वल टू थीटा जीरो माइनस अल्फा बाय एम। I start from 1 up to m, तब थीटा एक्स आई, ठीक है, माइनस वाई आई, और दिस इज एक्स जीरो। और ये आपके पास टेम्प वन इक्वल टू
थीटा 1 अल्फा बाई m x I एन एस वाई आई, दिस इज x1, ठीक है। और ये आप थीटा 0 इक्वल टू टेन 0 और थीटा 1 इक्वल टू टेन 1, सिमल्टेनियस अपडेशन इसको, ठीक है। तो ये आपके पास वही है जो आपने उधर देखा, यानी थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा बाई एम, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू m, h of theta xi minus yi, and this is theta j, ठीक है। तो वही है, इसको हमने एलाबोरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, ठीक है, इसको हमने एलाबोरेट किया। अब देखिए लर्निंग रेट यहाँ पे आप ले रहे हैं, लर्निंग रेट आप, या आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते बताइए। आपको पता है कि नाउ दिस इज 423, 420 पे आया करे ताकि हमें बार बार इंटरप्शन ना हो ना, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, ठीक है। अच्छा ये देख ले, ये दिस इज अ लर्निंग रेट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको मतलब है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लर्निंग रेट के बारे में लिटरेचर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप इस सिचुएशन में या इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आप लर्निंग रेट के लिए ये वीडियो आप यूज कर सकते हैं। In a different, there are a lot of options about to select the video or to choose the video for this alpha or for this learning rate, ठीक है। आप 1 भी ले सकते हैं, आप 0.07 भी ले सकते हैं, ठीक है। यूजुअली मैं तो 1 लेता हूँ, ठीक है, मैं जब लेता हूँ तो मैं 1 लेता हूँ। आप जो है आप इस लर्निंग रेट को डिफरेंट सेलेक्ट करके इसको प्लॉट करके देख ले, ठीक है। और आप ये जो नंबर ऑफ आइट्रेशन इसमें मौजूद है तकरीबन 1500 है, तो आप इस नंबर ऑफ आइट्रेशन को भी कम करके देख लें कि आप अगर अपने प्लॉट को जब आप में ये जो कास्ट फंक्शन को जब आप प्लॉट करते हैं, ठीक है, दिस अ कास्ट फंक्शन, इसी कास्ट फंक्शन को जब आप प्लॉट करते हैं तो फिर आप देख ले कि लर्निंग रेट जो आपके पास जो कास्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन एक पॉइंट पहुंच जाएगा जिसपे ये लर्निंग रेट कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी ये कास्ट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उससे आगे कास्ट आगे कम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको यहाँ पे अगर ये एक और स्लाइड में न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह ये अगर आपके पास कास्ट फंक्शन है, ठीक है, दिस इज जे ऑफ थीटा कास्ट, ठीक है ना, और ये आपके पास आइट्रेशन है, आइट्रेशन, ठीक है ना, ये आइट्रेशन है, ठीक है। लेट्स सपोज 50, 100, 150 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 1500 लेट्स सपोज, ठीक है। देखिए कास्ट, आप देखिए कास्ट बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको प्लॉट करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो, हर आइट्रेशन के साथ इस तरह कम हो जाता है, और एक पॉइंट आ जाता है कि जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगर आप देखिए इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे ये आगे कम नहीं हुआ, ठीक है, यानी लेट सपोज अगर ये आप देखिए कि ये लेट सपोज मैं कहूँ कि दिस इज 900 आइट्रेशन, ठीक है, तो बाकी ये तकरीबन 600 आइट्रेशन जो है ये आपने वैसी मशीन को थका दिया है, अपने टाइम को या रिसोर्स को आपने वेस्ट किया हुआ। यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा आप लेते तो 100 आइट्रेशन को आप ज्यादा ले, लेकिन 600 आइट्रेशन को क्यों ज्यादा लेते? अब तो आईडी डेटा आपके पास कम है, डेटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर ठीक है, तो यू कैन ब्यूटिफाई योर डॉक्यूमेंट बाय ड्राइंग सच टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, बाय एडिंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। ये देख लें आप
ठीक है। ये कोड आप देख लें, ये थीटा वैल्यूज हैं जिसमें आप जो है वैल्यूज डाल रहे हैं। ठीक है, डेमीज यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे डेमीज वैल्यू डाल रहे हैं और इसको आप प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, कोड यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस कोड को ये देख लें। थीटा को इनिशियली देखें, आफ्टर योर फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ यूलियन डिस्टेंस वेरीफाई दैट यू गेट, आपके पास जब आप इस कोड को आप रन कर देते हैं और आप थीटा को नीचे देख ले तो आपके पास थीटा की वैल्यू ये है, और कहते हैं कि आफ्टर यूलियन डिस्टेंस until conversion verify that your parameter are approximately equal to the exact closed form solution which you will learn about in next assignment। ठीक है, तो आपके पास ये है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, देखिए ये आपके पास वही लाइन है। ठीक ठीक है, जो आप क्या जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब आपकी थीटा जो है मतलब कि अपडेट हो जाते लर्न हो जाते हैं। ठीक है, अंटिल कन्वर्जेंस, यानी थीटा का वेट जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, फिर आप उसी को ड्रा करें, उसी लाइन को। ये जो आपके पास है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि दिस इज अ लाइन इक्वेशन, ये आपके पास लाइन इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हाइपोथेसिस आपके पास है थीटा एक्स, थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन। ठीक है, इसको जब आप ड्रा कर देते हैं तो बिल्कुल आपके पास इस तरह का लाइन बन जाएगा। किस तरह ड्रा करते हैं, ये कोड के अंदर मौजूद है। ठीक है, कोड को आप देख लें, आप पढ़े तो कोड के अंदर मौजूद है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपके पास है। कोड आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से किस किस ने कोड पढ़ा है? हाँ, और कोड में आपको की कहीं पे मसला है? यहां से मैं कोड खोल भी सकता हूँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन और दिस इज एग्जांपल 2। यस सर। तो कोड सर में वो कोई लास्ट मसला एंड है? में जो मसला थोड़ा सा है। यस सर। मतलब क्या मसला है? आप मैं यहाँ पे चलो कोड यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अगर ये टेक्स्ट में ओपन होता है तो इसको ओपन, ठीक है सर। मैं इस नोटपैड में इसको ओपन कर देता हूँ, या ये वर्ल्ड वर्ल्ड पैड में इसको ओपन कर देता हूँ ताकि ज्यादा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें कहाँ पे मसला है। देखिए, इसमें असल चीज आपके पास ये है कि आप कास्ट फंक्शन को समझिए कि कास्ट फंक्शन को इसने किस तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है और ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो किस तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, वो चीजें देखिए यहाँ पे, देखिए दिस इज अ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नहीं, ठीक है, यहाँ ये देखिए, ये आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट, ये देखिए नंबर ऑफ आइट्रेशन इक्वल टू 1 मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम आइट्रेशन, तो मैक्सिमम आइट्रेशन यहाँ पे क्या है, 1500। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए वही ग्रेडियंट है 1/m, देखिए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस वाई, ये वही वाई है, देख ले। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर सिलेक्शन है राइटिंग का, चलो इस कोड को मैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है लिखने की, ऑप्शन यही है। यहाँ पे नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे राइटिंग के ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसको मैं वर्ड में खोल लेता हूँ और वर्ड में
पेंट के अंदर उसको ओपन कर के देखिए किस तरह होना है, नहीं होगा। आपको कहाँ पे मसला है आप बताए, चलो उस तरह हल कर देते। मैं तो इसको मैं देख लेते हैं, इसको ओपन करते ही ताकि अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। यहाँ पे आपने, आप कहते हैं रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस ना, तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आइटरेशन मेंशन किया हुआ है। नजर आ रहा है ना आपको? जी सर। ठीक है ना? नजर आ रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये आपका, ये देख लें, ये आपका वही है। अगर मैं आपको पूरा लिख लूं, थीटा जीरो इक्वल टू थीटा जीरो माइनस अल्फा बाई एम, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसको छोटा सा लेंगे तो यहाँ पे लेंगे तो थीटा जीरो माइनस अल्फा बाई एम, ठीक है, टू एम एच ऑफ थीटा एक्स माइनस वाई आई, ठीक है, और दिस इज एक्स जीरो, ठीक है। तो ये पार्ट है, ठीक है, दिस इज दैट पार्ट 1/m, ठीक है। और ये एक्स ट्रांसपोज जो ये आपके पास नजर आ रहा है, दिस इज एक्स ट्रांसपोज, तो ये आपके पास ये एक्स जीरो है, लेकिन ये एक्स जीरो नहीं है, इसमें सारे एक्स हैं। क्योंकि ये आप मैट्रिक्स में कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में आप एक नहीं कर रहे हैं, आप इसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके पास एक वैल्यू नहीं है, दिस इज रन फ्रॉम 1 अप टू m, ठीक है। तो उस सब को आप इस तरह मैट्रिक्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है। एक्स के अंदर आपके पास ये, आपके पास एक्स जीरो भी है और एक्स वन भी है, ठीक है ना, दोनों वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो एक्स कैलकुलेट कलेक्टिवली फॉर एक्स जीरो एंड फॉर एक्स वन, ठीक है। और ये आपके पास वही ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है। उसी उसी ग्रेडियंट को आप क्या करते हैं, अल्फा, दिस इज अ लर्निंग रेट, उसी लर्निंग रेट के साथ, दिस इज अ लर्निंग रेट, उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेडियंट को और थीटा से माइनस करते हैं। देखिए ये थीटा आपके पास इस तरह होता है, थीटा जीरो थीटा वन, और यहाँ पे बिल्कुल वही आपके पास होगा। थीटा जीरो की जो इनिशियल वैल्यू है, लेट्स सपोज वो आपके पास होंगे, आपने जो भी सेलेक्ट किया, तो आपने इवन जीरो सेलेक्ट किया है, ठीक है, माइनस अल्फा आपके पास स्केलर वैल्यू है, तो आपने सेलेक्ट किया है 0.007, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और ये आपके पास ग्रेडियंट है। हम देखिए ये ग्रेडियंट आपके पास बिल्कुल जो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है उसी के मुताबिक आपने यहाँ पे सेट करना है, ताकि उसकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह आ जाए, ठीक है। और फिर आपके पास आप इससे माइनस कर दें, तो इस ग्रेडियंट में आपके पास दो वैल्यू आएंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्स की क्या कौन सी कितने फीचर है आपके पास, एक्स जीरो एंड एक्स वन, और थीटा जीरो एंड थीटा वन। तो आपके पास ग्रेडियंट के दो ग्रेडियंट्स आपके पास आएंगे, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा और एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा। समझ आ रही ना मेरी बात? ठीक है, समझ आई ये कोड यहाँ पे, समझ आ गई आपको? ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप वीडियो बेसिक को समझ ले। हाँ अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है सर, देख रही है। और बीएस के स्टूडेंट को, और ये आपने वही आपको उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि दिस इज सिक्वेंशियल अपडेशन नॉट सिमल्टेनियस अपडेशन। एंड ये पार्ट जो है ये सिमल्टेनियस अपडेशन नहीं है, सिक्वेंशियल अपडेशन है, नॉट सिमल्टेनियस अपडेशन, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास जो है ये गलत है, ठीक है ना, ये दिस इज सिक्वेंशियल, ठीक है ना।
ये सिक्वेंशियल है और हमें क्या होना, हमें क्या चाहिए, हमें सिमल्टेनियस चाहिए, तो ये ठीक नहीं है। और दिस इज सिमल्टेनियस अपडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं और फिर आप थीटा को अपडेट कर देते हैं और जो वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पे थीटा में सेव हो जाती है। दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, n डायमेंशनल मैट्रिक्स है आपके पास। दोबारा आइट्रेशन स्टार्ट होता है एंड इट आइट्रेट अंटिल कन्वर्जेंस, ठीक है। अब आपके पास जो है आप कहेंगे कि सर हाउ टू कैलकुलेट द कास्ट फंक्शन, कास्ट फंक्शन को किस तरह कैलकुलेट करें। तो कास्ट फंक्शन तो ज्यादा आसान है। आप क्या करते हैं, कास्ट फंक्शन में से आप, कास्ट फंक्शन आपके पास इसके बराबर है, आप देख लीजिए, ये देखिए, ये तो आपने ग्रेडियंट किया हुआ है ना, तो आप अगर ग्रेडियंट को हटा दें, आप इस तरह लिखिए, देखिए 1/m आपके पास बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। और आप लिख लें x माइनस x मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ठीक है, माइनस y, वहां पे क्या था, वहां पे होल स्क्वायर था ना, ठीक है, दिस इज 1/2m, वहां पे आपके पास क्या है वो, तो दिस इज अ कास्ट फंक्शन। और इसकी वैल्यू आप क्या करें, इसकी वैल्यू आप एक एरे के अंदर सेव करें ताकि फिर आप उसको प्लॉट करें, ठीक है। तो जो मैटलैब के एक्सपर्ट है तो ये काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आपको मसला है मैटलैब के अंदर, अगर आपको कोई मसला है तो फिर हम एक सेशन ले लेते हैं मैटलैब पे, फिर आप मुझे बताएं तो मैं किसी से, ये जब स्टूडेंट आ जाए तो उनसे लैपटॉप ले लूंगा और उन पे करूंगा। आप पाइथन में भी कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन अब क्लास के दौरान जो है ये काम मैंने पहले पाइथन में नहीं किया, तो अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं पाइथन में करूँ। तो मैं मेटलेब में ऑलरेडी ये सब काम मैं कर चुका हूँ, तो मेटलेब में मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप मेटलेब का एक सेशन, एक दो क्लास हम ले सकते हैं, क्या ख्याल है आपका। जी सर, अगर अच्छी बात है। मेरे मतलब ख्याल में, हाँ जी जी, दो लेक्चर, क्या, मतलब के ऊपर, मतलब सर 2 लेक्चर ले सर, 2 सेशन वगैरह दो बेहतर है। सेशन ले लें, जी सर, नेक्स्ट हफ्ते में ठीक, सर। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। थोड़ा सा टच चाहिए सर, हाँ जी जी, मतलब का सर थोड़ा सा टच होता है इससे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैटलैब तो इतना मुश्किल नहीं है। खैर चलो, मैं ये कोड आप मैटलैब के अंदर समझ ले, ये सारे काम मैं आपको मैटलैब के अंदर करूंगा। मैं या अपना सिस्टम में मैटलैब इंस्टॉल करूंगा, मेरे सिस्टम में ज़्यादा ठीक होगा। तो मैं मैटलैब इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मेरे पास मैटलैब का सॉफ्टवेयर नहीं है, स्टूडेंट आ जाए उनके पास है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग मंडे से लैब खुल जाएगा ना, ओपन हो जाएगा, तो फिर देखते हैं, ठीक है। फिर मैटलैब को मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स दूंगा, एक दो लेक्चर्स इंशाल्लाह 2-3 घंटे में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर ये कोड आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब भी मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं कि आपको कहाँ पे मुश्किलात आ रहे हैं, आपको किस टाइप की मुश्किलात आ रही है, या मैटलैब के साथ आप इतने मतलब फेमिलियर नहीं है। मैटलैब के अंदर हम इस तरह कोडिंग करते हैं, मतलब कि ज्यादा एफिशिएंट कोडिंग हम मैट्रिक्स के जरिए करते हैं, और वो काम जो आप सी प्लस प्लस में 100 लाइन्स में और 50 लाइन्स में करते हैं, वो काम आप मैटलैब के अंदर एक लाइन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, आसान है, बहुत आसानी से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और देखिए इतना काम, ये देखिए ये इतना काम जो आपने एक लाइन के अंदर किया हुआ है, ये काम आप सी प्लस प्लस में एक लाइन के अंदर नहीं कर सकते। एटलीस्ट मेरे ख्याल में 25 लाइन 30 लाइन तक कोड आप करेंगे, तब आप इस तरह ये काम कर सकेंगे। इसके अलावा कहाँ पे मसला है शाहबाज, ये देख ले, मैं आपको खैर बता देता हूँ इसको। आपने देखिए ये आपने कास्ट फंक्शन को मेरे ख्याल में प्लाट किया हुआ है, दिस इज नॉट अ कास्ट फंक्शन। मैं आपको ये थीटा को, वो देखते, दिस इज हाइपोथेसिस, ठीक है ना, हाइपोथेसिस को आपने क्या किया हुआ है, प्लाट किया हुआ है। एक मिनट, आप एक मिनट तो होगा।
अच्छा सॉरी, कोई आया तो उसको डील कर रहा था। अच्छा दोबारा कोड की तरफ आ जाते हैं। कहाँ है ये? ठीक है, ये वही आप उसी लाइन को आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। देखिए ये 2 थीटा के लिए आप जो है क्या कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट आप यहाँ पे प्रिडिक्ट वैल्यू फॉर एज 3.5 एंड एज 7। ठीक है, आप देखिए आप मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देख लें, ये भी देखें, इसको देख लें, थीटा आपके पास है, थीटा ये हाइपोथेसिस आपके पास, ठीक है ना। नहीं, ये हाइपोथेसिस है थीटा 0 x 0 प्लस थीटा 1 x1। ठीक है, 2 वैल्यूज के लिए आप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए ये आपके पास मैट्रिक्स है, थीटा जी एक्स आप एक्स जीरो आपके पास 1 है, और एक्स टू आपके पास एक्स जीरो सॉरी एक्स जीरो आपके पास 1 है, और एक्स वन आपके पास कितना है 3.5, 3.5। थीटा के अंदर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आपने लर्न किया हुआ है। ठीक है, तो उस थीटा को आप यहाँ पे इस एंड में, यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, और यहाँ पे आपको इसको प्रिंट भी किया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर। आप सिर्फ वेरिएबल लिखे तो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इसके अंदर 2 वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो उन वैल्यूज को थीटा के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू सपोज 0.5 है और 1 है। तो ये नहीं है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपके पास वही प्रोडक्शन आ जाएगी, वट एवर द प्रोडक्शन। ठीक है, और सेम सेम केसेस है। ठीक है, तो कोड को आप पढ़ें, कोड में मेरे ख्याल में इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे भी यहाँ पे कोड रन करना है ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली किसने है। बगैर रन के मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो इसलिए मैं आपको उस एक्सपीरियंस के बुनियाद पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन आपको कोई मसला है आप लैब आ सकते हैं। ठीक है, लैब में मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक से आप आ जाए। ठीक है, आपको कोई मसला है तो लैब के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप अपना स्क्रीन अगर किसी तरीके से शेयर हो सकता है किसी का, ठीक है, और सबको नजर आ सकता है, तो स्क्रीन को शेयर करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आप नेक्स्ट वीक का जो है कमिंग वीक का आप इंतजार करें, ताकि हम मैटलैब इंस्टॉल करें, उसको रन कर लें। फिर मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा कि किस तरह इंडिविजुअल लाइन को आप रन कर सकते हैं और किस तरह आप इसको आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो हम आज पढ़ लेते हैं, इसके अंदर मेरे ख्याल में इस कोड के अंदर है या दूसरे कोड के अंदर है, जो दूसरा एग्जांपल है। ये तो देखिए लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 2, और ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अगर आप डेटा देख लें तो आपके पास फीचर्स जो है, नंबर ऑफ फीचर मोर देन 1 है। ठीक है, आप डेटा को देख लें कि आपके पास डेटा में कितने फीचर्स हैं, वही कोड है, आप देख लें। ठीक है, आप इसके डेटा को अपलोड करें, इसके साथ 1 ऐड कर लें। ठीक है, और यहाँ पे डेटा को स्केल करें। ये स्केलिंग है। ठीक है, डेटा को स्केल करें। ये आपके पास gradient descent है, this is alpha, you can select more than 1 values for alpha। ठीक है, for learning rate start from 0.001 up to 10, और this is cast function। this is cast function को आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पे आपने ये कास्ट फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है। दिस इज, देखिए आप देख ले कास्ट फंक्शन को आपने प्लॉट किया हुआ है, तो आफ्टर 25 आइटरेशन देयर इज नो चेंज इन कास्ट। तो आपको पता चला कि 25 आइटरेशन के तक जो है लर्निंग हो रहा है, 25 आइटरेशन के बाद लर्निंग नहीं हो रहा।
ठीक है, तो आप आगे जितनी आइटरेशन कर रहे हैं आप अपने रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल इक्वेशन। आज जब हम पढ़ेंगे ये सारा काम जो ग्रेडियंट डिस्टेंस से आप करवाते हैं अपनी थीटा को अपडेट करने के लिए, तो ये काम आप नॉर्मल इक्वेशन के जरिए भी कर सकते हैं। अब व्हाट इज नॉर्मल इक्वेशन, तो आज के लेक्चर में हम नॉर्मल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेट्स सपोज आपके पास फीचर कम है, ठीक है, तो आप फीचर्स को किस तरह अगमेंट करते हैं। ठीक है, अगमेंटेशन के बहुत सारे टेक्निक्स मौजूद है, कुछ टेक्निक्स हम भी यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी मौजूद है। अब तो डीप लर्निंग के साथ अगमेंटेशन के बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं। यू कैन जस्ट मेंशन दोज मेथड एंड योर डेटा कैन बी अगमेंटेड वेरी इजीली। ठीक है, इमेजेस इमेज अगमेंटेशन के लिए, यानी आपके पास अगर डेटा सेट्स है कंसिस्ट ऑफ इमेजेस और वो कम है, तो यू कैन अगमेंट दोज इमेजेस बाय बाय सम एंगल, रोटेट द इमेज बाय सम एंगल। ठीक है, आप इसको डिफरेंट तरीके से जो है या अपडेट करें, अपसाइड डाउन करें, मतलब कि देयर आर डिफरेंट मेथड, ठीक है, बाय विच यू कैन अगमेंट द डेटा। ठीक है, तो कुछ फीचर्स के मुतालिक पढ़ेंगे और नॉर्मल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी आपने देखिए, ये एग्जांपल भी आपने घर में जाके रन करना है और आपने देखना है। अब आप इसको डिबग मोड पे चलाएं ताकि आपको कोड समझ आ जाए। और ये देख लें, नंबर ऑफ आइट्रेशन, दिस इज कास्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने कि योर प्लॉट ऑफ द कास्ट फंक्शन फॉर डिफरेंट लर्निंग रेट्स के लिए आपने इसको कास्ट को प्लॉट किया हुआ है, कास्ट फंक्शन को, जीएफ थीटा को आपने प्लॉट किया हुआ है। आप देख लें सबसे बेस्ट जो लर्निंग है वो किसके लिए है, वो इसके लिए है। देखिए ये लाइन, यानी दिस इज 1 के लिए। ठीक है, लर्निंग रेट अल्फा इक्वल टू 1। देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल में 2-3 आइट्रेशन के बाद कन्वर्ज हो चुका है एल्गोरिथम, बाकी बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं। सही है, अब लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दिस इज लीनियर regression with multiple variables, feature and polynomial regression। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं आज। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाउ टू ऑगमेंट योर फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सिंपल एग्जांपल इसी स्लाइड पे आप आ जाए, इस स्लाइड पे आ जाए। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज साइज ऑफ द हाउस। ठीक है, आपके पास ये आपके पास डेटा सेट है, सपोज ये, ठीक है, डिफरेंट अक्रेंस है। ठीक है, और ये आपके पास नंबर ऑफ फीचर है। ठीक है, साइज ऑफ द हाउस है आपके पास x0 और x1 है और y है। ठीक है, इसमें डिफरेंट वैल्यू है, दिस इज 111 और ये आपके पास y है। ठीक है, तो आपके पास दिस इज साइज x1 इक्वल टू साइज ऑफ द हाउस, यानी एक फीचर है। इसका हाइपोथेसिस आपके पास किस तरह बनेगा, h ऑफ थीटा x इक्वल टू x थीटा 0 x0 प्लस थीटा 1 x1। इसको जब आप प्लॉट करते हैं या फिट करते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, वट एवर द लाइन, तो लेकिन लाइन बन जाता है बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन आपको जरूरत है, ठीक है, कि आपके पास लाइन बिल्कुल इस तरह आ जाए। मतलब अगर ये लाइन आपके पास इस तरह आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब है कि इससे जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो लेकिन आपके पास फीचर एक ही है। ठीक है, आपके पास फीचर सिर्फ x1 है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास है x1,
तो हाउ टू अगमेंट दिस डेटा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, बाय विच यू कैन अगमेंट योर डेटा, ठीक है, आप अगमेंट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल में आपको, चलो आगे जाते हैं, तो फिर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। ये देख लें, ये देखिए, ठीक है, साइज है आपके पास, तो सिंपल साइज थीटा 2 साइज स्क्वायर, ठीक है, और थीटा 3 साइज क्यूब, ठीक है। आपके पास जो लाइन इक्वेशन है वो आपके पास बराबर है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हम सिंपल हाइपोथेसिस में लिख लेते हैं, थीटा ऑफ एक्स, थीटा 0 एक्स 0 प्लस थीटा 1 एक्स 1, ये आपके पास हमेशा 1 होता है, दिस इज थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स 1, तो ये थीटा 0 आपके पास सी है और ये थीटा 1 आपके पास एम है जो स्लोप है, और दिस इज एक्स, ठीक है। ये तो इससे आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल इस तरह सिंपल होगा, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, जो आपके पास एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आप इसको पॉलिनोमियल में चेंज करें, इस इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज करें, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, आप इसी लाइन को इसी तरह ड्रा कर सकते हैं, तो ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन यू कैन नेवर ड्रा दिस लाइन विद दिस इक्वेशन, और आपके पास फीचर एक है, सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शन टू अगमेंट योर डेटा, तो आप इसी तरीके से अपने डेटा को अगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज दो फीचर हैं, ठीक है, आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल इसी तरह है, एच ऑफ थीटा एक्स इक्वल टू थीटा 0 एक्स 0 प्लस थीटा 1 एक्स 1 प्लस थीटा 2 एक्स 2, एंड यू वांट टू अगमेंट योर डेटा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। आप देखिए, इन फीचरों को आप इस कॉम्बिनेशन में आप मिला सकते हैं, देखिए इस तरह, बिल्कुल देखिए इन दोनों को, थीटा 0 एक्स 0 को आप इसलिए नहीं कर सकते, इट विल ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर है, तो इसको इसमें नहीं छोड़ना। थीटा 1 एक्स 1 प्लस थीटा 2 एक्स 2 प्लस थीटा 3 एक्स 1 एक्स 2 प्लस थीटा 4 एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स 2 प्लस थीटा 5, ठीक है, एक्स 1 x2 square and so on, you can increase in this way। ये फिर आपने फिर इसको इवेलुएट करना है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना, आपने प्लॉट करना है अपने कास्ट फंक्शन को कि आया किस तरह आया, मतलब है कि टू अगमेंट द फीचर यूजिंग द पॉलिनोमियल अप्रोच, क्या इससे कास्ट फंक्शन रिड्यूस होता है या इसकी प्रोडक्शन रेट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, इसके प्रोडक्शन रेट पे, इसकी एक्यूरेसी पे क्या असर पड़ता है। तो फिर ये आप अपने एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन के जरिए करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने कास्ट फंक्शन को करें, अपने कास्ट फंक्शन को आप प्लॉट करें। दूसरा तरीका यही है कि आप कुछ डेटा पे अपने मशीन को ट्रेन करें और कुछ डेटा पे आप टेस्ट करें, ठीक है। ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि आप डेटा को आपने किस तरह डिवाइड करना है, किस तरह आपने क्रॉस वैलिडेशन करनी है, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू कंप्यूट द एक्यूरेसी ऑफ योर लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा। लेकिन दिस इज अ सिंपल अप्रोच, इसको हम यूजुअली पॉलिनोमियल अप्रोच कहते हैं, जिसके जरिए आप अपने डेटा को अगमेंट कर सकते हैं जब आपके पास डेटा कम होता है, आपके पास डेटा मतलब कि नंबर ऑफ फीचर्स आपके पास कम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, सिंपल अप्रोच है बिल्कुल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि इफ यू वांट टू अगमेंट योर डेटा या नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, तो यू कैन यूज द पॉलिनोमियल अप्रोच, और ये आपके पास पॉलिनोमियल अप्रोच है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपके पास ज्यादा फीचर है तो आप यू कैन गो अप टू क्यूब,
ठीक है। अरे आप जो एक्सपोनेंशियल आर्डर है, क्या इसको क्या कहते हैं, ठीक है, आप इंक्रीज कर सकते हैं पावर, ठीक है। तो आप इस पावर को क्यूब तक, फोर तक, ठीक है, फिफ्थ तक आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आपने जाना है। आपने क्या करना है, आप पहले स्क्वायर करें, ठीक है, फिर मतलब इसको इंक्रीज करें, क्यूब करें, फिर फोर करें। मतलब एक दफा आपने जाना नहीं है, मतलब कि आप अचानक जो है, फौरन जो है आप हाईएस्ट लेवल पे चले जाए। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इक्वेशन को, अपने हाइपोथेसिस को बढ़ाए। पहले लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास यही है जो मैंने आपको यहाँ पे किया, तो पहले आप क्या करें, यहाँ पे लेके आते हैं। पहले आप इसको इस तरह टेस्ट करें, इक्वल टू थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू प्लस थीटा थ्री एक्स वन स्क्वायर एक्स टू। ये ऐड करके देख लें, हाँ इम्प्रूव हो गया। लेट सपोज इससे आपका कास्ट फंक्शन, आपकी प्रोडक्शन रेट की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो गई। तो नाउ यू कैन ऐड मोर, ठीक है। नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट में आप एक्स फोर, ठीक है, और एक्स वन एक्स टू स्क्वायर, ठीक है, आप इस तरह करें। आपने ये ऐड कर लिया, आप और भी इम्प्रूव हो गई। आपने अपने कास्ट फंक्शन को देखा, ठीक है, कि कास्ट फंक्शन में आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आ रही है। तो आप दोबारा करें, आप इसको करें थीटा जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, ठीक है। एंड आप साथ ऐड करें थीटा फाइव एक्स वन, ठीक है, एक्स वन स्क्वेयर यानी एक्स टू स्क्वेयर, इस तरह देखें। हाँ, आपने जब ये ऐड किया तो इससे आपकी कास्ट फंक्शन जो इससे था, मतलब इससे जो रिजल्ट आया था, और इन दोनों से जो रिजल्ट आया, तो इसमें से ये रिजल्ट ज्यादा अच्छा था बनिस्बत इसके। तो आपको पता चला, अब अगर इसको मैं मजीद इसके साथ ऐड कर देता हूँ फीचर, तो ये डिग्रेड होगा, इसकी जो एक्यूरेसी है या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे स्टॉप करें, आप आगे मत जाए, ठीक है। सो दिस इज ए पोलिनोमियल अप्रोच, ठीक है। यू कैन अगमेंट नंबर ऑफ फीचर विद हेल्प ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इस तरह डिफरेंट आप कर सकते हैं इससे। दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो इससे आपका जो लाइन है, तो मैं भी इससे आपका लाइन इस तरह आता है, और इससे आपका लाइन जो है इस तरह आएगा, ठीक है। तो यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ मैनी पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। यानी अपने हाइपोथेसिस में यू कैन अगमेंट नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है। आप अपने नंबर ऑफ फीचर्स को जो है अगमेंट कर सकते हैं यूजिंग पोलिनोमियल अप्रोच, ठीक है। समझ आ रही है? दिस इज वेरी सिंपल, मेरे ख्याल में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ठीक है कोई मसला इसमें? नहीं सर, नहीं है। आसान है ना? जी ये सर। जब कोड आपको समझ आ जाए ना, तो इसमें फिर आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन देखिए आप थोड़ा सा खुद भी कोड पढ़े ना, अब तो माशाल्लाह एमएस कर रहे हैं, और कुछ जो है वो बीएस के बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर में है। तो इस लेवल पे बंदा सेल्फ मेड बन जाता है, चीजों को खुद कवर करता है, ठीक है, चीजों को खुद करता है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में मेटलैब पे इंशाल्लाह एक दो सेशन ले लेंगे, ठीक है, तो ये सारे मसले फिर हल हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, नॉर्मल इक्वेशन है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वही काम जो आप कर सकते हैं। समझ करें,
अच्छा नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, वही काम जो हम ग्रेडियंट डेसेंट से करते थे, ठीक है। मैं आपको जो आपके पास वही था, जो पूरा एल्गोरिथम था कि रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, ठीक है ना, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, और इसमें आप थीटा अपडेट करते थे, ठीक है। आपको याद है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल इक्वेशन एज द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ग्रेडियंट डेसेंट, ठीक है। अच्छा पहले से मैं आपके जहन में दो तीन क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि सर ये काम हम इतनी आसानी से करते हैं, तो वाई वी आर गोइंग थ्रू दिस एफर्ट और दिस हेडेक, ठीक है, हम इस हेडेक और इस एफर्ट से क्यों गुजरे, अगर ये काम हम मैट्रिक्स के जरिए इतनी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज, जिसमें कुछ में नॉर्मल इक्वेशन बेहतर परफॉर्म करता है और कुछ में आपके पास ग्रेडियंट डेसेंट बेहतर परफॉर्म करता है, और फिर ग्रेडियंट डेसेंट में इम्प्रूवमेंट की ज्यादा चांसेस हैं, अभी ज्यादा पोटेंशियल है। आगे जाके आप देख लें तो ये डीप लर्निंग अप्रोचेस में और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है, उस सब में आपने ग्रेडियंट डेसेंट को आगे जाके ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन के बहुत लिमिटेड हैं आपके पास, बेनिफिट हैं या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट डेसेंट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वही काम जो आप ग्रेडियंट डेसेंट से करते हैं, वो काम आप नॉर्मल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैट्रिक्स का साइज जो है एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर वो सही परफॉर्म नहीं करता। इसलिए जो हमारे पास ऑप्शन है, मतलब है कि जो हमेशा हमारे पास अवेलेबल होता है हर सिचुएशन के अंदर, और ग्रेडियंट डिसेंट है और उसके डिफरेंट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जी सर। मैंने आपको कहा कि सिंपल ये रिप्लेसमेंट है, और रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है, ये है आपके पास, ये देखिए ये इक्वेशन, वही काम जो आप ग्रेडियंट डेसेंट के जरिए करते वो काम आप इस इक्वेशन से कर सकें। दिस इज एक्स, जो आपके पास ये डेटा है, दिस इज एक्स, ठीक है, और दिस इज वाई, ठीक है। अगर आपके पास ये एक्स है और ये वाई है, और आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई, एक्स ट्रांसपोज एक्स माइनस वन, जो आपके पास इनवर्स है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। तो यू विल गेट द थीटा अपडेट थीटा, और ये काम में आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है, आप देखेंगे कि जो थीटा आपने, देखिए जो थीटा आपके पास, जो अपडेटेड थीटा आपके पास मिल जाता है, यहाँ पे सोल्यूशन को अगर आप, जो थीटा आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट से आपको मिल जाता है, वही थीटा आपको नॉर्मल इक्वेशन से भी मिलेगा, ठीक है ना। और आप इसको देखें, इसको आप कोड को जब आप ओपन करें, ठीक है, कोड को आप देख लें, तो वही काम जो आप ग्रेडियंट डिसेंट से आपको मिल रहा है, वही काम आपको जो है नॉर्मल इक्वेशन से भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों से आप प्रेडिक्शन करें, दोनों का जो एक्यूरेसी है जिस लेवल में, इसी लेवल पे जो अभी आप हैं बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें आपको नॉर्मल इक्वेशन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते नजर आएगा और ज्यादा आसान भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो वही सिंपल फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कहानी की जरूरत नहीं है, वही काम जो आप वही ग्रेडियंट डिसेंट से कर रहे थे, और जो बड़ा इक्वेशन था आपके पास, ठीक है, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, ठीक है, वही वो काम आप किससे करते हैं, इसी इक्वेशन से करते हैं, सिंपल इज दैट। इसमें बाकी, अच्छा मैटलैब के अंदर आप इसको किस तरह करते हैं, मैटलैब के अंदर एक फंक्शन है, मेरे ख्याल में इसको एक इनवर्स है और एक इसको कहते हैं पी इनवर्स, ठीक है। और इसके अंदर आप ये लेंगे एक्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के लिए हम ये नुक्ता यूज करते हैं, ठीक है, एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स और मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये काम सिंपल। इससे आपको क्या मिल जाएगा, थीटा,
ठीक है, थीटा के लिए आप वेरिएबल बनाए, थीटा टी एच ई थीटा वट एवर जो आपका मीनिंगफुल वेरिएबल है वही। ठीक है, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। दोबारा वही ये देख लें, ये सिंपल वही डेटा है कि ये आपके पास n नंबर ऑफ एग्जांपल है। ठीक है, m नंबर ऑफ एग्जांपल होंगे ना, वही बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू m। इसी डेटा को आप इस तरह लिखते हैं। इसमें आपके पास ये देखिए, ये एक आपके पास क्या है, एग्जाम्पल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओके आपके सर। पास x1 है, ठीक है ना, x1 है ना, ये आपके पास x2 है, और ये आपके पास x3 है, दिस इज x4 एंड दिस इज x5। और फीचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी टीचर को सर, इनपुट वेरिएबल को या आउटपुट? नहीं, सुपर स्क्रिप्ट है ना, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, x4 एंड दिस इज x5। ठीक है, और फीचर को हम सब स्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये देख लें तो ये आपके पास है x1 1, ये आपके पास है x, ये सॉरी 0 है, x1 1, और ये x1 2, और दिस इज x1 3 एंड दिस इज x1 4। इसी तरह है ना, समझ आ रही है ना? जी सर। ठीक है, तो ये काम उन्होंने ये लिखा हुआ है, देखिए I, this is x0 x1 x2 x3 अप टू xn। आपने इसलिए x को जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो फिर ये बन जाता है ना, इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसी फॉर्म में अगर मैं लिखूं, दिस इज x, ये आपके पास है x0, और कौन सा एग्जांपल है, फर्स्ट। ठीक है ना, ये आपके पास है फर्स्ट एग्जांपल है, और कौन सा फीचर है, 1। और इस तरह ये फर्स्ट एग्जांपल है, कौन सा फीचर है, सेकंड। फर्स्ट एग्जांपल है, कौन सा फीचर है, थर्ड। और इस तरह x1 4, और इस तरह आप स्टार्ट कर ले, 0 2 1 2 3 2 2 2। ठीक है ना, आखिर तक आप जाए, 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5। अब लेट सपोज इसको आप ट्रांसपोज करें, इसको आप ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो फिर ये किस तरह बन जाएगा, देखिए, ये देखिए यहाँ पे x0 x1 x2 x3 x4। देखिए, ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा, देखिए x0 x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 x5। ठीक है ना, इस तरह बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए दोबारा लिखिए, x0 2 x1 2, मैंने एक 1 को बोल नहीं रखा है। This is 3 0। लिखना भी बहुत मुश्किल है ना ये ग्राफिक। 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 so on।
तो देख ले, ये देखें, इसको मैं अगर इस तरह लिखूं, x, ये आपके पास एग्जाम्पल है ना, i है, ठीक है ना, तो दिस इज i, ठीक है, 0, i 1, i 2, i 3, i 4 एंड i 5, बिल्कुल इसी तरह जो इसी स्लाइड पे है, ये देखिए, क्योंकि आई टेक वैल्यू इट विल रन फ्रॉम 1 अप टू n जब आप इसको ट्रांसपोज करते हैं। समझ आइए आपको? जी सर। बिल्कुल यहाँ पे देख लें। तो ये सिर्फ ये डिफरेंट आपको बता रहे हैं, नोटेशनली आपको बता रहे हैं कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं। ये बाकी इसके अंदर कुछ इस तरह की टेक्निकलिटी नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, ठीक है, तो आप मैटलैब के अंदर ये फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, ये तो ये मैटलैब के अंदर भी है और ऑक्टेव के अंदर भी है, तो ये फोर्सफुली उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है फिर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। और ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, दोनों को आप देख शाबाश पढ़ें। समझ आइए आपको? देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये है, स्लो एफ एन इज वेरी लार्ज, ठीक है, जिस तरह एन लार्ज हो जाता है तो सर इसकी अल्फा की वैल्यू की टेंशन जो नहीं है सर, मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू की का टेंशन नहीं है ना सर, उधर हम जब लार्ज ले लेते तो फिर सही वैल्यू नहीं आती थी सर। हाँ, ये एक तो कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, और एक मैंने खुद मेरा तो प्रैक्टिस नहीं है इसकी, मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इसको इवेलुएट नहीं किया, लेकिन आप लोग इसको इवेलुएट करें। ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन जो है, दिस इज वेरी लेबोरियस टास्क फॉर द सीपीयू और फॉर द प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता अब तो आपके पास आए हैं ये जो पाई टार्च है, पाई टार्च जो है वो स्पेशली आपका जो टेंसर होता है, टेंसर देखिए, पाई टार्च और टेंसर फ्लो के अंदर फर्क ये होता है कि टेंसर फ्लो के अंदर जो टेंसर्स होते हैं वो जीपीयू पे रन नहीं होते, या जीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होते, और पाई टार्च के अंदर जो है टेंसर्स भी जीपीयू के ऊपर जो है वो रन होते हैं, इसलिए पाई टार्च में जब आप कोडिंग करते हो तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है बनिस्बत जो है टेंसर फ्लो का। सही है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेंसर फ्लो एंड पाई टार्च, ठीक है। तो जाहिर बात है, और टेंसर्स हम किसको कहते हैं? डेटा को, वेक्टर्स, मैट्रिक्स, दीज आर टेंसर्स, डिफरेंट डायमेंशनल टेंसर्स, ठीक है, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये आपके पास टेंसर्स जो है, ठीक है। तो जिस तरह टेंसर्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो इसी तरह वो इसकी कन्वर्जेंस मुश्किल भी हो जाती है, और दूसरी बात ये स्लो भी हो जाती है, एंड जाहिर बात है उसकी एक्यूरेसी पे भी फर्क पड़ेगा फिर। समझ आई आपको? जी सर। नॉन इन्वर्टिबिलिटी, वही बात मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिबल, सिंगुलर या डीजेनरेट। तो ये जो ऑक्टेव और मैट्रिक के अंदर ये फंक्शन है PNIV, तो ये फंक्शन जो है उस इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। मतलब द क्वेश्चन अराइज इफ आप मैट्रिक्स के साथ से कैलकुलेट करें तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यार जरूरी तो नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स मौजूद हो, तो फिर जब इन्वर्स नहीं है तो देन हाउ टू कैलकुलेट थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। समझ आइए आपको? यस। अच्छा, ये नॉन इन्वर्टिबल तब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स जो है
वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल से बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखिए, दिस इज नंबर ऑफ फीचर्स एंड दिस इज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल। You burn too large, too many features, and you have very limited number of training examples. ठीक है, तो फिर आपके पास इस तरह x1, x2, x3, x4 अप टू x100, और नीचे आप देखें तो आपके पास 10 एग्जांपल है, 1 2 3 4 अप टू 10। तो इस सूरत हाल में फिर आपके पास नॉन नॉन इन्वर्टिबिलिटी की इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ना ये आपको बता रहा है कि नॉन इन्वर्टिबल कब हो सकता है। नॉन इन्वर्टिबल इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, देन यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, फिर आपके पास क्या एक और ऑप्शन भी है, उसको आप कहते हैं रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स या डायमेंशनलिटी रिडक्शन, आप उसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन की डिफरेंट मेथड्स हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलराइजेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू टैकल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन ये हम फ्यूचर में इंशाल्लाह फ्यूचर के लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम बता सकते हैं। लेकिन ये एग्जांपल नंबर 2 और 3 को दोबारा रन करके देख ले, इसको आप पढ़े देख ले, इसको लाइन बाय लाइन रन करके देख ले, डीबग मोड में रन कर ले। ठीक है, वीडियोस को देख ले, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको फ़ायदा देगा कि आप फार्मूले को किस तरह कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। हाँ शाबाश, क्वेश्चन करें ना आप सब लोग। नहीं, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी फिर। वो किसी ने मुझे ये कहा था कि रिकॉर्डिंग आप मत करें ना, ये फिर आपके क्रेडिट आवर्स में क्यों आ जाती है। तो वो कहते हैं कि आपने 4 आवर्स पूरे करने हैं पर्सन में, तो इसलिए मैं अब आप नहीं करता हूँ। कहते कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो मैं इस ऐसा ना कि फिर फ्यूचर में आप लोगों के लिए कोई मसला आ जाए ना, आ जाए, इसलिए एक रिकॉर्ड को आप नहीं करना चाहिए। सर आप लोग कौन सा वो रिकमेंड करते हैं, नॉर्मल मेथड रिकमेंड करते हैं इसके लिए या ग्रेडियंट का जो वही? देखिए, अगर आपके पास इस तरह का सिंपल डेटा हो ना, तो फिर तो आप क्यों जो है आप कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाए या मुश्किल रास्ता इख्तियार करें। लेकिन आपको तो मुश्किल रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप तो लर्निंग करते हैं। ठीक है, अभी आपका लर्निंग स्टेज है, तो यू विल हैव टू फॉलो द मतलब कि द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वे, ताकि आप ज़्यादा लर्निंग करेंगे ना। चीज़ जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो उतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, और उसमें ज़्यादा पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ये। तो हाँ, फिर आप प्रैक्टिकल मैदान में एक दफ़ा जाए, और तो फिर आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपने मच्छर को मारना है, तो मच्छर को आप बंदूक से या तोप से क्यों मारते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में फिर आपने देखना है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट अप्रोच, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है, या एफिशिएंट अप्रोच। ये सारी चीज़ें फिर आपने कंसिडर करनी है। मशीन को देखना है, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना है। ठीक है, फिर आपने अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक है, और इस तरह है कि लेट्स सपोज आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया कि यार आपने जो है फेशियल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है यूजिंग कैमरा, और रियल टाइम में करना है, और रिसोर्सेज भी आपके पास कम है। यू हैव बीन रिकमेंडेड दैट यू विल हैव टू यूज द रास्पबेरी पाई। ठीक है, तो अब रास्पबेरी पाई के लिए आप इस तरह का, और डेटा भी आपके पास कम है, मतलब इतना ज्यादा डेटा नहीं है। ठीक है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में फिर आपने देखना है, अपने रिसोर्स को भी देखना है, अपने एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को भी देखना है, डेटा साइज को भी देखना है, वो सारी चीज़ों को फिर आपने इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ठीक है सर। और इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन। व्हाट कुड बी योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, हाउ मतलब ये कि आपने
व्हाट कुड बी योर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपने डेटा को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, सारी चीजों को जिस तरह मैंने आपको कहा पॉलिनॉमियल अप्रोच में कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है चीजों को मतलब बढ़ाना है, फिर कम करना है, और आपने देखना है कि सबसे बेहतरीन मेरे पास जो रास्ता है या जो ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, और सबको आपने लिखना है और आपने रीडर्स को फिर बताना है कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू विल हैव टू फॉलो या यू मस्ट फॉलो दिस ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आपने एनालाइज आपने वर्स्ट को भी करना है, बेस्ट को भी करना है। ठीक है, ठीक है सर। दोनों सिचुएशन को आपने एनालाइज करना है। हाँ शाबाश जी। शाबाश। एक कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में आप लोगों ने गोश्त बहुत ज्यादा खाया हुआ है, कोई भी बात नहीं है। सारे बोर हो गए हैं? सारे बोर बोर हो गए बोर गोश्त तो से। नहीं होना चाहिए ना। बोर तो इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर आप बोर हो जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ शाबाश। सर जी ये पाइथन और मैटलैब में फर्क क्या है? किस में? पाइथन और मैटलैब में। देखिए, मैटलैब भी आपके पास एक सिमुलेशन टूल है जिसमें आप अपने आइडियाज को सिमुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन और मैटलैब के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन है आप अपने आइडिया को सिमुलेट कर सकते हैं। मैटलैब के अंदर भी वो सारी फीचर्स अब ऑलमोस्ट हैं लाइसेंस्ड, अगर आप ले लेते हैं कि जिस पे आप मतलब कि जब आप बना लेते हैं फिर आप उसको एक कोड को जब आप प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, इसे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे फीचर इसके अंदर मौजूद हैं। पाइथन और ये आपके पास मतलब कि ओपन सोर्स नहीं है, मैटलिब आपके पास ओपन सोर्स नहीं है। पाइथन आपके पास एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर है। रिसर्च की बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके अंदर काम कर रही है। इसके अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, आप जितनी भी रिसर्च देखेंगे तो ज़्यादातर तकरीबन मोर देन 90% लोग जो है वो पाइथन में काम करते हैं क्योंकि ओपन सोर्स है। अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो कोई क्लेम नहीं करेगा कि आपने मैटलैब को या पाइथन को यूज़ किया हुआ है और आप इसकी फीस अदा करें। तो इसलिए लोग जो है वो पाइथन की तरफ जाते हैं, रिसर्च से ज़्यादा पाइथन यूज़ करते हैं। ठीक है, और और भी जो जिस तरह इसकी कम्युनिटी बड़ी है इसकी कंपेटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी है। टेंसर गूगल भी इसको यूज़ कर रहा है, पाइटार्च भी जो टेंसर्स हैं वो पाइथन के ऊपर डेवलप कर रहे हैं ना। ठीक है, वो जो नमपी है पाइथन की जो लाइब्रेरी है नमपी उसके ऊपर डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि सर मुझे मैटलैब फॉलो करना चाहिए या पाइथन, तो डेफिनेटली माय आंसर विल बी दैट यू मस्ट फॉलो या पाइथन। ठीक है, मैटलैब तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर रहे हैं, अपनी आसानी के लिए। यू कैन इजीली सिमुलेट द आइडिया। ठीक है, तो और हम आपको पता है ज्यादातर हम पायरेटेड यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मतलब कि इसकी लाइसेंस नहीं है। तो ये सारी बातें रिसर्च कम्युनिटी पाइथन को मतलब कि उसको लाइक करते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन? जी शाबाश। और जी सर। हेलो। जी जी बताए शाबाश। सर जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने पूछा कि हम जो है ना नॉर्मल कोई मतलब यूज़ करते हैं या जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस मशीन लर्निंग में आगे फ्यूचर में कौन सा ज़्यादा यूज़ करेंगे? अब दोबारा क्वेश्चन करें, आवाज पूरी किस तरह?
सर जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने पूछा कि ये हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है और ग्रेडियंट डिसेंट है, आपने कहा कि एक दूसरे की रिप्लेसमेंट है, तो सर इस मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट है इसमें आगे जाके हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं या यूजेबल है? देखिए, मैंने आपको कहा कि दोनों में भी आप दोनों यूज कर सकते हैं, या दोनों अब मुझे मैंने कभी नहीं देखा या पढ़ा नहीं है कि नॉर्मल इक्वेशन ज्यादा यूज हुआ है या ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, दोनों ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब मिनिमा ऑप्टिमल पोजीशन को मतलब डिस्कवर करते हैं या उसी को लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर काम तो आगे जितना मैंने डीप लर्निंग और यहाँ पे अब मैंने पढ़े हैं और मैं काम करता हूँ, तो फिर तो जिक्र आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट कहा जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट आपके पास है, ग्रेडियंट स्टोकेस्टिक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फ्लेवर हैं। ठीक है, या बते अप्रोचेज हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट की तरह है, नॉर्मल इक्वेशन की तरह नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है आप सर, दोनों मतलब को सर सीख ले, आप दोनों को सीख ले। आपको स्टूडेंट है, आप तो ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैंने जिस तरह मैंने आपको कहा, तो दोनों को सीख लो, फिर आगे जाए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार इसमें कौन सा मुझे मतलब कौन सा ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहा कि इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। आप अगले लेक्चर्स में आएंगे भी। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा। सही है, आई होप दिस विल बी द ठीक है सर। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है सर। चलो इतना काफी है, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा। सही है, इंशाल्लाह सर, ये पीपीटी लेक्चर भी अपलोड कर दे सर। इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह सर ये पहले जो